नमस्कार। सभी सज्जनों को नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 12। ये यहाँ पर हम जो है अधिकतर लोग झगड़ा फसाद करते हैं। झगड़ा फसाद भी अपने आप में एक टॉपिक है और जो इसके बहुत सारे केसेस आते हैं। इंडिया क्या पूरे विश्व में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ झगड़ा फसाद ना होता हो। तो झगड़ा फसाद के लिए हमने इससे अगले चैप्टर में हर्ट की डेफिनेशन बताई थी और साथ साथ ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन बताई। तो हर्ट की डेफिनेशन 114 और कॉजिंग इंजरी इज 115 और ग्रीवियस हर्ट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 116। ग्रीवियस इंजरीज के बारे में, सिंपल इंजरी के बारे में हमारे द्वारा बताया गया था। अब हमने 117 सेक्शन 170 सेक्शन पिछली बार बताया था, जिसके अंदर इन्होंने इस सेक्शंस को 3 पार्ट्स में बांटा है। 117(1), 117(2), 117(3) और 117(4। इसमें 117(4) नया सेक्शन है, 102 और 103 पुराने सेक्शन है। 102 और 3 को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीवियस इंजरीज को डिफाइन करते हैं। आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए पुराने एक्ट इंडियन पीनल कोड की तरफ आकर्षित कराना यहाँ अनिवार्य है। वहाँ 2 धाराएं थी, एक 324 और एक 326। और 325। तो ये जो धारा है एक 117, ये 2 भागों को डिफाइन करती है और 2 सेक्शंस को पुराने एक्ट को डिफाइन करती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे पहचानें कि कौन सा सेक्शन पार्ट 1 में है और कौन सा सेक्शन पार्ट 2 में है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझने के लिए हमें सेक्शंस की बारीकी को समझना तो ज़्यादा अच्छा है। सेक्शन 17 के और एक सेक्शन इसमें 118 है। तो 118, 117 ये साथ साथ चलेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा उसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले 317 के को पढ़ते हैं। इसी के 2 पार्ट हैं और 318 में हम 117 में हम पुराने एक्ट की एक धारा और उसके 2 स्वरूपों को क्लियर करेंगे और 118 में पुराने एक्ट की 2 धाराएं 324 और 326 को बताने का कोशिश करेंगे। अब इसमें जैसे मैंने पिछली डेट पर आपको बताया था, पिछले लेक्चर में,
117 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ग्रीवियस चोट मारता है। ग्रीवियस चोट की डेफिनेशन पिछली लेक्चर में बता दी गई है कि कौन कौन से प्रकार हैं जो चोटें ग्रीवियस चोटें कहलाती हैं। अब ये जो है इस ग्रीवियस इंजरी को जो यहाँ डिफाइन किया गया है और ग्रीवियस इंजरी किस प्रकार से आए और कितनी सजा होगी, इसके लिए यह समझने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के कोई ऐसी चोट मारता है जिससे उसका अंग भंग हो जाए, हड्डी टूट जाए, या कोई ऐसी चोट लग जाए, तब यह कहा जाता है कि उसने धारा 117 का अपराध किया है, 17 के पार्ट 2 का अपराध किया है, अर्थात ऐसी कोई ग्रीवियस इंजरी चोट पहुंचाता है, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन इसी सेक्शन में एक सब सेक्शन 3 बताया गया है जो कहता है कि यदि ऐसी ग्रीवियस इंजरी परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट कर दे। देखिए ऊपर वाले सेक्शन में और यहाँ वाले सेक्शन में क्या अंतर है, ये समझने की बात है। ऐसी कोई इंजरी जो परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट कर दे, अर्थात जैसे आपको विकलांग बना दे, हैंडीकैप बना दे, या आपके चेहरे को क्रूप कर दे, तब यदि ऐसी इंजरी की जाती है तो उसमें कम से कम 10 वर्ष का कारावास होगा और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता या आजीवन कारावास तक की सजा की जा सकती है। लेकिन तो यहां जहां इंजरी इस तरीके की हो, जहां विकलांगता आ जाए, तो सेक्शन में ग्रेविटी बढ़ेगी और ग्रेविटी बढ़ने के साथ ही ये नॉन बेलेबल हो जाएगा, अर्थात इसमें जमानत नहीं होगी। लेकिन यदि केवल ग्रीवियस इंजरी है तो ये बेलेबल है। अगर सबसेक्शन 2 में मामला है तो बेलेबल और सबसेक्शन 3 में मामला है तो नॉन बेलेबल है। इससे आगे सेक्शन और कुछ कहता है 117(4) व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन। अब देखिए जहां मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली वाले हों या उनसे ज्यादा के हो, अगर 2 या 2 से कम 5 से कम व्यक्तियों ने चोटें मारी हैं तो 117(2) और 117(3) काम करेगी। लेकिन यदि when a group of 5 or more person acting in concert causing grievous hurt to a person on the ground of his race, class, community, sex, place or birth, language, personal belief or any other similar grounds, each member of the such group shall be guilty of the offence causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment with a description for term which may extend to 7 years and shall also be liable fine. अब ये देखिए, ये नए, इसे आप ऐसे समझे, जब आदमी दंगा फसाद कर लेता है या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होता है, क्योंकि 5 सदस्य हो गए इसमें, और वो ऐसी भीड़ जमा से करके जाति, संप्रदाय, लिंग, धर्म, मूल विश्वास, इनके आधार पर किसी व्यक्ति को ऐसी चोट मारता है जो कि ग्रीवियस है। इसमें आप मॉब लिंचिंग का केस भी ले सकते हैं। आजकल क्योंकि लोगों के अंदर सहिष्णुता की कमी होती जा रही है और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नफरत का भी बोलबाला ज़्यादा ही हो गया है, तब ऐसे में ये सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग मिल के इकट्ठा ग्रुप बना के लोगों को मारते हैं, अटैक करते हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। तो तब सेक्शन 117(4) लगेगा। अब दोबारा बताता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का ग्रीवियस चोट मारता है, हड्डी तोड़ देता है, कुछ कर देता है, इस तरीके की अगर चोटें मारता है, इसकी अगर वो चोटें उसके किसी व्यक्ति के आती हैं
तो इसके अंदर सेक्शन सब 2, सेक्शन 117 सब 2, सेक्शन सब सेक्शन 2 लगेगा। लेकिन वही ऐसी चोट जो गंभीर है और जिससे आदमी के अंदर दिव्यंगता आती है, चेहरा कुरूप हो जाता है, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में सेक्शन 117(3) लगेगा। जहां चोट एक ग्रुप मिलकर मारता है, जो कम से कम 5 व्यक्तियों का समूह है और जिसका उद्देश्य जाति संप्रदाय के आधार पर वैमनस्य फैलाकर चोटें पहुंचाना है, जिससे समाज और राष्ट्र की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मुजरिम को सेक्शन 4 के अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर दोषी माना जाएगा। इस सेक्शन की खासियत यह है कि इसका जो सब सेक्शन 2 है वो तो बेलेबल है और जो बाकी सेक्शंस हैं वो नॉन बेलेबल है, और दोनों के दोनों नॉन कंपाउंडेबल है, अर्थात जिनके अंदर मुकदमे में फैसला भी नहीं हो सकता, अर्थात आदमी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। यदि कोर्ट से चाहे, कंप्रोमाइज किन परिस्थितियों में किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बाद में बताऊंगा। कंप्रोमाइज के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ऑफेंस या तो कंपाउंडेबल होते हैं या नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो यहां इन दोनों सेक्शंस को नॉन कंपाउंडेबल दिखाया गया है, तो हमें यहाँ इसको नॉन कंपाउंडेबल ही देखना है और नॉन कंपाउंडेबल के स्तर से ही इसको डिफाइन किया गया है। तो दोबारा आपको रिपीट करता हूँ एक बार और, जब कोई व्यक्ति किसी शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाता है या ऐसी चीज पहुंचाता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाए, तो वो सेक्शन 2 का ऑफेंडर है। यदि वो ऐसा काम करता है जिससे किसी व्यक्ति के जो गंभीर चोट आई है उससे वो विकलांग हो जाता है या उसका चेहरा विकृत हो जाता है, तब वो 117 सब सेक्शन 3 का दोषी है, अपराधी है। अगर कोई व्यक्ति जाति संप्रदाय विशेष के नाम पर 5 व्यक्तियों के समूह को लेकर कोई अपराध करता है जिसका उद्देश्य नफरत फैलाना हो, तो ऐसा व्यक्ति सब सेक्शन 4 का अपराधी होता है। इसके लिए इस सेक्शंस में पुलिस को क्या सिद्ध करना होता है, जरा से यहाँ और बता दें ताकि पुलिस को काम आता है। इसमें सबसे पहले तो गवाह होना चाहिए वो शिकायत करता जिसके चोट लगी है। दूसरे नंबर पर गवाह होना चाहिए वो व्यक्ति जिसने घटना देखी है। तीसरे नंबर पर वो पुलिस ऑफिशियल जिसने एफआईआर की काटी है, एफआईआर लिखी है। चौथे नंबर पर यदि कोई 112 नंबर पर सूचना दी गई है तो 112 का फॉर्म फाइल पर लाना अनिवार्य होता है। तो 112 नंबर वाले फॉर्म को सिद्ध करने के लिए 112 कंट्रोल रूम के विभाग के किसी व्यक्ति को गवाह बनाना भी आवश्यक होता है। ड्यूटी ऑफिसर का कार्य कोर्ट में एफआईआर सिद्ध करने का होता है, इसलिए उसे भी गवाह बनाना जरूरी होता है। पांचवा इसका इंपॉर्टेंट गवाह है ग्रीवियस इंजरी के लिए मेडिकल एक्सपर्ट अर्थात डॉक्टर। और छठा गवाह है यदि कोई माल मुकदमा, जैसे जिसके चोट लगी है उसके कपड़ों पर खून के निशान है, यदि वो कपड़े एफएसएल भेजे गए हैं फॉरेंसिक लैब, तो एफएसएल एक्सपर्ट। यदि वो कपड़े मालखाने में जमा है तो मालखाना मुहर्रिर, मालखाना मुहर्रिर। मालखाना मुहर्रिर रजिस्टर नंबर 19 की एंट्री करता है। रजिस्टर 19 का मतलब होता है जिस रजिस्टर के अंदर जो भी चीज पुलिस रिकवर करती है वो जमा की जाती है। तब ऐसी रिकवरी भी जो डॉक्यूमेंट्स का तस्करा जो रखती है वो मतलब डिटेल रखती है, वो रजिस्टर नंबर 19 कहलाता है।
रजिस्टर नंबर 19 क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। जब कोई चीज पुलिस बरामद करती है तो लाके वो पहले सबसे पहले एसएचओ को बताती है। एसएचओ को बताने के बाद उस माल मुकदमे को माल खाने में जमा कर दिया जाता है। माल खाना जिसे स्टोर भी कहते हैं, उसमें अंदर एक आध व्यक्ति बैठता है जिसको कहते हैं माल खाना मुहर्रिर। उस मुहर्रिर को जब ये सामान दिया जाता है तो एक रजिस्टर में एंट्री करता है जिसको रजिस्टर नंबर 19 कहते हैं। उसके अंदर वो सारी मदे दाखिल करता है और उसमें डिटेल लिखता है कि क्या क्या सामान है। ये सिंपल केसेस में तो नहीं कहता, लेकिन हीनियस क्राइम जैसे मर्डर वगैरह है, उनके अंदर इस रजिस्टर का कोर्ट में पेश किया जाना भी जरूरी होता है। और उसके अंदर ये एंट्री भी रिलेवेंट होती है, क्योंकि जब माल मुकदमा एफएसएल भेजा जाता है तो उस रजिस्टर के एक कोने में यह एंट्री की जाती है कि कौन व्यक्ति उस माल को लेकर एफएसएल गया और माल को ले जाते वक्त उस पर कौन कौन सी सीलें लगी थी। सीलिंग का चैप्टर यहां बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, कभी सीलिंग फिर बताऊंगा। तो उसको भी गवाह बनाया जाता है। और सबसे बड़ा जरूरी है इसमें मेडिकल एक्सपर्ट। अब यहीं पर मैं आपको मेडिकल एक्सपर्ट को जरा समझाता हूं। आपको जैसी किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो उसके दो स्थिति होती है। एक तो उसका खून निकलता है तो खून कपड़ों पर गिर जाता है। खून जैसे कपड़ों पर गिर जाता है तो ये इस बात का सबूत होता है कि इस व्यक्ति के खून निकला है। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े खून से सने हुए पुलिस कब्जे में नहीं लेती है। देखिए, पुलिस का कहना नहीं चाहिए, आलोचना करना किसी की अच्छी नहीं है। भाई सिर्फ इतना कहूंगा मैं, यहां समाज पुलिस की तरफ बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट और सम्मान से देखता है। तो प्रत्येक पुलिस ऑफिसर का एक कर्तव्य है कि उस समाज की जो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा सम्मान करता है, उस पर आप खरा उतरे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये जो जैसे आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास डायरेक्ट भी जा सकता है, और डॉक्टर के पास अगर पुलिस के थ्रू जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि पुलिस को ले जाएंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे तो ज़्यादा खून बह सकता है। आपको एक छोटी सी बात यहीं पर और बताना उचित समझूंगा। वैसे तो अगर किसी व्यक्ति की चोट लगे तो आप किसी भी हॉस्पिटल ले जाएं जहां आप समय और परिस्थिति के मुताबिक आवश्यक समझते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमएलसी को दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट एमएलसी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। और प्राइवेट डॉक्टर्स की आप पेमेंट करते हैं। तो जो न्याय है, न्यायपालिका भी है, वो वजन तो दोनों पे देती है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर साहब की इंटीग्रिटी को डाउटफुल मान रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रेफरेंस होते हैं कि हम किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो वो प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल को। सरकारी हॉस्पिटल जिला न्यायालय, जिला अस्पताल जिसे कहते हैं। हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है, या नगरीय अस्पताल होता है, या छोटा अस्पताल होता है, गांव कस्बे में अलग होता है। अब सबसे पहले इस एमएलसी को समझ रहे थे हम। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब डॉक्टर के पास पुलिस लेके जाती है, एक पुलिस ऑफिसर लेके जाता है, उसे भी गवाह बनाया जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है, जरा सा देखें, जरा समझ लें आप इसको। अगर आप सपोज करो ये एमएलसी है, मेरे पास एमएलसी है नहीं, उदाहरण ये एमएलसी है, मैं यहीं पर आपको इसी पे खाका खींचता हूं। सपोज करो ये एमएलसी है, बड़ा पन्ना होता है, वहां पे सबसे पहले
तो जैसे ही डॉक्टर साहब जाएंगे, ये डॉक्टर साहब, कायदा तो डॉक्टर साहब का ही है, लेकिन डॉक्टर बिजी रहते हैं, तो वहाँ जो अटेंडेंट बैठा होता है, वैसे तो डॉक्टर का ही काम है, डॉक्टर के मानते हैं हम तो। इसमें एक ऊपर कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है नेम ऑफ पेशेंट, दूसरा को पिता का नाम, समय, किसके द्वारा लाया गया। तो इन 4 कॉलम को सबसे पहले समझें। सबसे पहले होता है नेम ऑफ पेशेंट। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं एमएलसी को। फिर होता है पति या पिता का नाम। उसके बाद होता है समय, कब लाया गया। फिर होता है किसके द्वारा लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जरूर देखें। ये न्यायालय में आपको ध्यान इस ओर अग्रसर करें। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में झूठे गवाह बहुत बनाए जाते हैं, वो साथ तो जाते नहीं, लेकिन पुलिस से फिर कहना नहीं चाहिए, किसी के कहने में आके, किसी के उसमें दबाव में आके पुलिस उन्हें गवाह बना लेती है और फिर उनके बयान उसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो एक अच्छे वकील का कार्य ये है कि इस कॉलम पे जरूर ध्यान देगा। जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंचाने में इंजर्ड को नहीं जाता, वो कभी भी एक अच्छा गवाह नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इंजर्ड को हॉस्पिटल तो ले नहीं जाता, ना हॉस्पिटल उसके साथ जाता है, और ना उसके कपड़ों पर खून के निशान है इंजर्ड के जो शरीर से खून निकला, तो वो व्यक्ति अच्छा गवाह नहीं हो सकता। ये टॉपिक फिर कभी आएगा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पर पढ़ाया जाएगा आपको कि भारतीय साक्ष्य नियम अधिनियम में एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस न्यायालय किस प्रकार करता है। तो यहां इसको ही समझें। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है अलेज हिस्ट्री। डॉक्टर अधिकतर, एक किताब है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस रिटन बाय मिस्टर, नई किताब का नाम नहीं लूँगा, लोग इन सोचेंगे पता नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किताबों का। एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की किताब आती है, बड़ी फेमस किताब है, नाम नहीं लूँगा। तो उसमें ये बताया गया है कि जब किसी पेशेंट का लाया जाता है तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि उससे पूछे भी क्या मामला। तो पहले तो उसका बीपी वगैरह लिखें, क्या वो बोल रहा है ये लिखें, वेदर कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ब्लीडिंग है, ये सारी बातें डॉक्टर को सबसे पहले तो ये लिखनी चाहिए कि कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, क्या है, ब्लीडिंग है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सारी बातें लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उससे पूछें व्हाट इज द अलाइज हिस्ट्री। इसका फायदा क्या होता है जरा आप सुनिए। हमारे इंडिया में एक टेंडेंसी है, कभी क्या होता है, चोट तो कोई आदमी मारता है, लेकिन बहुत सारे सलाहकार आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तू जो है काम कर, तो इसके 4 आदमी को नाम लिखा दे। इनमें इनका एक लड़का पुलिस में भर्ती होने वाला है, एक मिलिट्री में भर्ती है, वो भी आया हुआ फौजी भी, इन सब का नाम लिखा दे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट इसका भी लिखवा दे। तो ये वाला जो अलेज हिस्ट्री वाला कॉलम है, ये क्या होता है कि प्रॉम्प्ट होता है। जब तक कि वो सारे सलाहकार डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते, तो उसमें लिखा आता है कि मेरे राजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने चोट मारी। किस चीज से मारी ये भी पूछ लेता है डॉक्टर। वो कहता है कि मेरे डंडा मारा। तो अब यहाँ क्या है, राजेश अकेला मुलजिम रह जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इसको सिखा दिया जाता है तो ये क्या कहता है जी, बयान में 161 के बयान में एक जो पुलिस एक बयान लिखती है, उसके अंदर ये बताएगा, फिर एक्सप्लेनेशन देगा जरा सा झूठे केस की एफआईआर, तो बता रहा हूँ झूठ कैसा होता है। तब ये वहाँ क्या कहता है जनाब सुने जरा। तो कहता है जनाब अस्पताल में तो मैं बड़ी गफलत की स्थिति में था, मेरी बड़ी गंभीर स्थिति थी,
इसलिए मैं सारे आदमियों के नाम नहीं बता पाया। लेकिन इस घटना के अंदर एक उसका फौजी भाई, एक जो दिल्ली पुलिस में भर्ती है, जिस दिल्ली पुलिस में है, वो, ये सब भी शामिल थे। ये सब क्या है, झूठा दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से ऐसे काम किए जाते हैं। तो ये वाला जो एमएलसी का पोर्शन है, ये आपको बड़ा फायदा देगा। वो ये बताता है कि आप प्रॉम्प्ट आया है और इसकी वैल्यू है जो डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है। अगर कोई व्यक्ति इस बयान से हटके अलग बयान कोर्ट में देता है तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में कोर्ट उस बयान को सस्पेक्ट भी मान सकती है। तो इसलिए इस पैरे को जरूर देखें। अब इसके अंदर फिर क्या होता है, अब इसके अंदर डॉक्टर इंजरीज लिखता है, लेसरेटेड, जो जिस तरह की भी चोट है, कई प्रकार की इंजरी होती है, लेसरेशंस भी होती हैं, वाउंड्स भी होती हैं, पंक्चर्ड वुंड्स भी होती हैं, कट इंजरीज भी होती हैं, इंसाइज वुंड्स भी होती हैं। वुंड्स के कई प्रकार हैं, लेकिन उन वुंड्स के आधार पर ही जो आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में उनका पता लगेगा कि वो शार्प वेपन से आए हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट से आए हैं। ये सब टॉपिक फिर लंबा हो जाएगा, जब आप, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी और टॉपिक में, इंजरीज का, क्योंकि यही सेक्शन खत्म हो जाए। पहले एमएलसी पढ़ना सीख गए आप तो बहुत बड़ी चीज़ सीख गए। तो इसके अंदर चोटें दी हो गई, तो सबसे पहले डॉक्टर को चोटें लिखनी होंगी कि इसमें क्या क्या चोटें हैं। वो चोटें लिखने के बाद में डॉक्टर पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफर कर सकते हैं, एक्सरे के लिए रेफर कर सकते हैं। तो उसी के साथ में जो एक्सरे वाला होगा उसकी रिपोर्ट भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसके साथ क्लब हो जाएगी, एक्सरे एक्सपर्ट की। तो एक्सरे एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट इसके साथ क्लब हो जाएगी। और उस समय वो डॉक्टर जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है और वो डॉक्टर जिसने एक्सरे किया है, उन दोनों पे इस एमएलसी को लिया जाएगा। और इस एमएलसी के एक कोने पर, जो लास्ट वाला कोना होता है, ये कॉलम लिखा हुआ है नेचर ऑफ इंजरी। यहां डॉक्टर डिफाइन करेगा, अगर एक्सरे वालों ने नेचर ऑफ इंजरी दिया तो वो लिखेंगे, या जिसने मेडिकल, 2 डॉक्टर होते हैं, एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है और एक एक्सरे वगैरह करता है, एक सर्जरी करता है। तो इनमें जो भी डॉक्टर एमएलसी बनाता है उसको भी कोर्ट में ले जाना, पेश करना जरूरी होता है, उसकी गवाही कराना जरूरी होता है। और एक वो व्यक्ति होता है जो इसके अंदर नेचर ऑफ इंजरी बताता है, उसका करना भी जरूरी होता है। तो इन दोनों डॉक्टरों को अब आता है नेचर ऑफ इंजरी। डॉक्टर्स जो है नेचर ऑफ इंजरी डिफाइन करते हैं, सिंपल और ग्रीवियस। सिंपल का तो हमारा एक केस ही नहीं है, सिंपल पे तो हम चल ही नहीं रहे। ये हमारा चोटी सारा ग्रीवियस का है, तो हम ग्रीवियस की बात करते हैं। तो उस ग्रीवियस नेचर ऑफ इंजरी को कोर्ट में उसे बताना होता है। होता क्या है, डॉक्टर्स लोग अधिकतर एक समरी बनाते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, जिनके अंदर वो सारी बातें लिखते हैं कि इंजरी क्यों ग्रीवियस थी, उसके क्या कारण थे। और दूसरे, अब टॉपिक लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा यही खत्म करता हूँ। तो नेचर ऑफ इंजरी को तो वो कोर्ट में आकर डिफाइन करेंगे, तो नेचर ऑफ इंजरी कोर्ट में डिसाइड कराना जरूरी है। तो इसलिए मेरा कहना है कि डॉक्टर को बनाना बहुत जरूरी है इसमें गवाह, और जो ग्रीवियस ओपाइन करता है उस डॉक्टर का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में शिकायतकर्ता का हो गवाही, घटना जिसने देखी है उसकी गवाही, ड्यूटी ऑफिसर की गवाही, 112 नंबर का जिसने फार्म भरा उसकी गवाही, मेडिकल रिपोर्ट जिसने बनाई है और खास करके जिसने फाइनल ओपिनियन दिया है उसकी गवाही, और एफएसएल एक्सपर्ट की गवाही, और मालखाना मोहर्री की गवाही, और लास्ट में आईओ इन्वेस्टिगेशन जिसने किया है उसकी गवाही जरूरी होती है, तब ये केस सिद्ध होता। तो मैंने आज आपको एमएलसी को सिद्ध करने की बताने की कोशिश करी। मैं नेक्स्ट टॉपिक में एमएलसी को थोड़ा सा और डिफाइन करूँगा, और वहाँ मैं आपको बताऊँगा ब्लंट इंजरी क्या है, सिंपल इंजरी क्या है, शार्प इंजरी क्या है, डेंजरस इंजरी क्या है, ग्रीवियस इंजरी क्या है, वाइटल पार्ट्स क्या है, किस वाइटल पार्ट्स के लगने पर क्या इंजरी बनती है। तो सॉरी, आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि टॉपिक लॉ का क्षेत्र समुद्र है,
अगर आप ये सोचते हैं कि एक 30 मिनट में 15 मिनट में मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ तो इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार करें। कोशिश ये करूँगा कि सेक्शन 118 नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस किया जाए, और मैं लिख भी लेता हूँ कि नेक्स्ट डेट में क्या पढ़ाना। 118 लेक्चर 13 में 118 सेक्शन पढ़ाया जाएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी तैयार होकर आया करें, थोड़ा सा 118 पढ़ाया जाएगा। और उसमें नेचर ऑफ इंजरीज, ब्लंट, खास करके ब्लंट इंजरी, शार्प इंजरी, स्टैब इंजरी, ये किन चीज़ों से आती है, ब्लंट चोट कैसे आती है, शार्प इंजरी कैसे आती है, स्टैब इंजरी कैसे आती है, ये सारी की सारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार करें। नमस्कार।